तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से 12th एग्ज़ाम टारगेट में। दोस्तों आज हम जानेंगे कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान का जितने भी चैप्टर अभी तक पढ़ा लिए हैं उसका हम आज मॉडल सेट बनाकर लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग को बताना है कि कौन कौन से आप सही आंसर दे सकते हैं। जिसमें आप लोग का लाइट का सवाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, गॉस का परिमेय, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश का चैप्टर रहेगा। तो दोस्तों यह मॉडल सेट नंबर कितना है? तो 1 है। तो चलिए वीडियो को हम लोग जल्दी से कर देते हैं शुरू। ये रहा आज का पहला सवाल कि आवेश का बीमा होता है। दोस्तों आवेश का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर आई टी आवेश का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी। तो इसलिए इसका जो आवेश का बीमा हो जाएगा ये टी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी ए को हम लोग आई भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं, इसलिए आवेश का बीमा ए टी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, सेकेंड नंबर। दोस्तों अगर इस सब्जेक्ट का यानी भौतिक विज्ञान का अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। पहला वाई जेड तल की दिशा में, बी में एक्स जेड तल की दिशा में, सी में वाई जेड तल की दिशा में और डी में कहीं भी नहीं। तो दोस्तों यदि एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव जब भी होगा तो वाई जेड तल की दिशा में होगा, यानी सी आंसर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, थर्ड नंबर। थर्ड में कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, मान लीजिए यह एक वस्तु है और इसको जब हम लोग आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसका यानी उसका जो मास होगा वह क्या हो जाएगा। जब वस्तु को हम लोग आवेशित करेंगे तब इसका मान क्या होगा, तो इसका मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जब इसका द्रव्यमान क्या होगा तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी इसका मान क्या होगा तो न्यूट्रल भी नहीं हो सकता है, ये और बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, 4 नंबर। 4 में कहा जा रहा है कि आकाश तरंगों द्वारा संचरण के लिए उपयुक्त आवृत्ति प्रास, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह क्या होगा। आकाश तरंगे की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ए में 5 किलो हर्ट्ज से 500 किलो हर्ट्ज तक, बी में कहा जा रहा है कि 1 किलो हर्ट्ज से 2 किलो हर्ट्ज तक, सी में 2 किलो हर्ट्ज से 20 केजी हर्ट्ज तक और डी में 30 केजी हर्ट्ज से अधिक। तो दोस्तों आकाश तरंगों द्वारा जो संचरण के लिए आवृत्ति प्रास यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह 2 केजी हर्ट्ज से लेकर के 20 केजी हर्ट्ज के बराबर होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, 5 नंबर। दोस्तों 5 नंबर बैठने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप 12th एग्जाम टारगेट में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आप विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट टेककिशोर.com पे जाकर आप विशेष जानकारी ले सकते हैं। तो आइए सवाल को देखते हैं कि प्रकाश के रंग का कारण है। दोस्तों प्रकाश का रंग किस पे निर्भर करता है, तो प्रकाश के रंग आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है आपका क्या, तो प्रकाश का कलर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, 6 नंबर। 6 नंबर भी लाइट का सवाल है कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। दोस्तों प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो न्यूटन महोदय थे। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूटन थे, जबकि तरंग सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे, तो हाइगेंस थे। तरंग प्रतिपादन कौन थे, तो हाइगेंस थे और कणिका का प्रतिपादक न्यूटन महोदय थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, जानते हैं नेक्स्ट सवाल अगला निकल के आ रहा है कि यह विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश का प्रश्न है
कि वेक्टर ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र वेक्टर पी आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर जो लगने वाला बल है वह क्या होगा। विद्युत द्विध्रुव पर जो लगने वाला बल होता है वह जब भी होगा तो वेक्टर पी गुना वेक्टर ई के क्या होगा, तो समानांतर होगा। कैसा, तो वेक्टर पी गुना वेक्टर ई के समानांतर होगा। यानी ए ऑप्शन मेरा 7 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। कि दूर संचरण के लिए उपयुक्त विकिरण है। दोस्तों दूर संचरण के लिए जो उपयुक्त विकिरण होता है, आइए देखते हैं ऑप्शन के साथ। पहला ऑप्शन कह रहा है परावैंगनी, दूसरा में कह रहा है दृश्य प्रकाश, सी में कह रहा है एक्स किरणें और डी में कह रहा है माइक्रो तरंगे। दूर संचरण के लिए जब भी उपयुक्त जो विकिरण होता है वह क्या होगा, तो माइक्रो तरंगे होगा। कौन सा, तो माइक्रो तरंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। यह भी लाइट का सवाल है 9 नंबर की। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म है। दोस्तों कोहरे के फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त फिल्म है वह कौन सा है, तो वह अवरक्त किरणें होती हैं। कैसा किरणें, तो अवरक्त किरणें कोहरे के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल जानते हैं 10 नंबर। और यह भी सवाल आपका लाइट से ही है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। दोस्तों बीटा किरणें किससे विक्षेपित होती है, किस क्षेत्र में विक्षेपित होती है, तो दोस्तों बीटा किरणें जब भी होगा तो चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है। यानी 10 का डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा आपका। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 11 नंबर सवाल। और 11 नंबर सवाल काफ़ी ज़्यादा वीवीआई सवाल है। तो आइए इसको गौर से देखते हैं कि यह सवाल क्या कह रहा है कि बहुमूल्य रंगों की पहचान में कौन सहायक होता है। दोस्तों ज़्यादातर रंगों की पहचान के लिए कौन सा किरण सहायक होता है, तो परावैंगनी किरणें ज़्यादातर रंगों की पहचान के लिए परावैंगनी किरणें सहायता प्रदान करती है। यानी 11 का ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 12 नंबर। 12 में कह रहा है स्वप्रयुक्त का एस आई मात्रक होता है। यानी स्वप्रयुक्त का एस आई यूनिट क्या होता है, तो इसका एस आई यूनिट हेनरी होता है। यानी हेनरी को हम लोग एच से सूचित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, स्वप्रयुक्त का मात्रक हेनरी होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 13वां प्रश्न को कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में ज़रूरत है। दोस्तों गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसको उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ देना चाहिए। क्या, तो उच्च प्रतिरोध के जोड़ने के साथ गैल्वेनोमीटर किस में बदल जाता है, तो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल जानते हैं और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जानते हैं कि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। यानी अन्योन्य प्रेरकत्व का एस आई यूनिट क्या होता है, तो अन्योन्य प्रेरकत्व या स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो हेनरी ही होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व बोले या स्वप्रेरकत्व बोले, आपको एसआई मात्रक क्या बताना है, तो आपको एसआई मात्रक हेनरी ही बताना है। आगे देखते हैं अगला सवाल 15 नंबर को। कहा जा रहा है कि धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति क्या होगी। दोस्तों धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने की पर उसकी दोलनी गति क्या होती है, तो उसकी दोलनी गति अवमंदित हो जाती है। यानी विराम अवस्था की ओर जाने लगती है। यानी 15 का बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही होगा, अब मंदित। आगे देखते हैं अगला सवाल 16 नंबर। 16 में कहा जा रहा है आपका कि प्रतिबाधा का मात्रक होता है। दोस्तों प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। जो रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, यानी जो प्रतिरोध का मात्रक होता है, उसी का मात्रक क्या हुआ है, तो प्रतिबाधा का भी मात्रक ओम होता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल जानते हैं 17 नंबर कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे। दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के घटना का आविष्कार किसने किया था, तो फैराडे महोदय ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का आविष्कार
किया था किसने? तो फैराडे महोदय ने। आगे देखते हैं, आगे 18 नंबर सवाल कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है? दोस्तों, जब चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते एक चुंबक का, यानी जब ये दोलन इधर इधर भाग रहा है, तब इसके आवर्तकाल क्या होगा? तो इसके आवर्तकाल घटता है, यानी बी ऑप्शन 18 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 19वां सवाल। 19वां सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और यह काफ़ी इजी भी है, लेकिन आप लोग कंफ्यूजन में इसका आंसर गलत बता देते हैं कि टेस्ला किसकी इकाई होती है? दोस्तों, टेस्ला जो है वह चुंबकीय क्षेत्र का एसआई यूनिट है, ना कि चुंबकीय फ्लक्स की। ज़्यादातर लोग इसका चुंबकीय फ्लक्स ही सही मारते हैं, लेकिन इसका सही आंसर चुंबकीय क्षेत्र होगा। आगे देखते हैं 20वां सवाल। 20 में आप लोग का कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है। दोस्तों, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री के बराबर होता है, जबकि नति कोण का मान कितना होता है? तो नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल 21 नंबर। 21 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है? तो ध्वनि तरंगे जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होते हैं, यानी 21 का सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि तरंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल के बारे में जानते हैं। 20 नंबर। दोस्तों, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को दो समान टुकड़े में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? जब दोस्तों मान लीजिए यह एक छड़ चुंबक है और इसके समान दो टुकड़े में तोड़ा जाता है, यानी ये एक हो गया और ये एक हो गया, तब इसके चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तब इसके चुंबकीय जो आघूर्ण होगा वह m/2 में बट जाएगा, यानी जब इसका मान m है और इसका भी 1 और 1, यानी m/2 कर देंगे तो दोनों का मान यह फुल जोड़ने पर ई आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न को काफ़ी बारीकी से समझ लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल के बारे में जानते हैं और लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है। दोस्तों, लॉरेंज बल का परिकलन आप लोग नहीं किए हैं, तो लॉरेंज बल का परिकलन अगले वीडियो में हम लेकर आ जाएंगे, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। तो लॉरेंज बल का परिकलन क्या होता है? तो वेक्टर एफ बराबर वेक्टर क्यू गुण इनटू वेक्टर ई प्लस वेक्टर भी गुना वेक्टर बी के बराबर होता है, यानी 23 का ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा कि लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल 24 नंबर को। किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम आधारित है। दोस्तों, विद्युत परिपथ में जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वह किस पे आधारित होता है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे किरचॉफ का प्रथम नियम कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल 25 नंबर। 25 में कहा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। दोस्तों, कार्बन प्रतिरोध यानी कार्बन रेजिस्टेंस में के कलर कोड में रेड कलर का जो मान होता है वह कितना होता है? तो रेड कलर का मान 3 होता है, यानी बीबी राय, इसका एक ट्रिक आता है बीबी राय ऑफ ग्रेट, इससे करके एक सूत्र आता है जिसका हम अगले वीडियो में आप लोग को बता देंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल को देखते हैं कि सुचालक पदार्थों में संयोजक बैंड तथा चालक बैंड के बीच क्या होता है? दोस्तों, सुचालक पदार्थों में संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच क्या होता है? तो कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। किसके बीच? तो संयोजक बैंड और चालक बैंड के बीच कोई भी खाली स्थान नहीं रहता है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 27 नंबर। 27 में कहा जा रहा है कि पीएन संधि का डायोड का उपयोग करते हैं। दोस्तों, पीएन संधि का डायोड का उपयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं?
तो इसका उपयोग दिष्ट कार्य की तरह हम लोग उपयोग करते हैं पीएन संधि का। चलिए आगे भी देखते हैं अगला सवाल 28 नंबर को। 28 में कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ती विभव लगने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम क्या है। दोस्तों परिवर्ती विभव लगने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम क्या है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो रेक्टिफायर या दिष्टकारी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल 29 नंबर। और 29 में आप लोग कहा कि किसी चालक पदार्थ गोले को आदेश देने पर वह विपरीत हो जाता है। दोस्तों किसी चालक पदार्थ गोले को आदेश देने यहाँ पे आवेश होना चाहिए, आवेश देने पर यह विपरीत हो जाता है। किसके विपरीत हो जाता है, तो यह किसके, तो इनमें से कोई नहीं, यानी सतह के भी विपरीत नहीं होगा, सतह के अलावा अंदर भी नहीं और केवल भीतर भी नहीं, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं और यह आज का काफ़ी ही लेटेस्ट सवाल और आने वाली एग्ज़ाम 2022 के लिए ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई सवाल है और यह मॉडल पेपर का MVVI यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। दोस्तों यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का जो विभव होता है धनात्मक और क्या होता है, तो धनात्मक और समरूप होता है। दोस्तों आज बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप टेक किशोर पर जाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।